ठीक है, हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि हम दो लाइनों के दरमियान एंगल निकालना सिखा रहे हैं। दो लाइनें अगर हों इस तरह, और वो दो लाइनों के दरमियान एंगल अगर निकालना हो, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये रही लाइन 1, फॉर एग्जांपल ये रही लाइन 2, और आपसे कहा जाए इन दोनों के दरमियान एंगल निकालो, तो एंगल निकालने के लिए फर्स्ट ईयर तक आप इस्तेमाल करते थे एंगल, सॉरी डी से आप एंगल निकाला करते थे। लेकिन मेरे बच्चों अब हम डी से नहीं निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एक फॉर्मूले से जिसका नाम है एंगल फॉर्मूला। और मैंने लास्ट टाइम बताया था एंगल फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m डब्बा माइनस m डब्बा अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक बात फिर जाहिर कर दूं जी बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन कर ली मैंने, थैंक यू। एक बार और आपको वाजे कर दूं बेटा कि ये जो एंगल फॉर्मूला है ये मैंने अपने अंदाज में डब्बा डब्बा करके लिखा है। जब आप कॉलेजेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो वो डब्बा नहीं लिखवाएंगे, वो और कुछ बात बोलेंगे, लेकिन आपके लिए डब्बा बड़ा आसान हो जाएगा। ये मेरे आपके दरमियान की बात है। अब जरा सुने, ये डब्बा कैसे भरते थे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब वो था लाइन 1, दो लाइनें हैं और दो लाइनें आपस में एंगल बना रही हैं। एंगल निकालना हमारा मकसद है। अच्छा, एंगल निकाले तो बच्चे ने कहा डी निकालिए सर, मैंने कहा डी अलाउ नहीं है। बच्चों ने बोला क्यों, मैंने कहा बेटा ये अजीब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, ये अजीब ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं जिसके अंदर कोई औजार नहीं होते हमारे हाथ में। सेकेंड ईयर की ज्योमेट्री चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये पांचों चैप्टर ज्योमेट्री को बिलोंग करते हैं, और 2, 3, 7, 8, 9। लेकिन मजे की बात है ना आपके पास कोई औजार है, औजार का मतलब ना कंपास है। बेटा मारिश अहमद, आज आपकी अगर पहली क्लास है तो ये हमारे चैप्टर 2 है पहला, ठीक है। और ये चैप्टर 2 के अंदर हमने जो एक्सरसाइज पढ़ा दी है 2.1, 2.2 पढ़ा दिए, 2.3 नहीं पढ़ाई, 2.4 पढ़ रहे हैं, और 2.4 आज 20-30% हो चुकी है। ये थियोरेटिकल ज्योमेट्री नहीं है, ये ज्योमेट्री है सिंपल, ठीक है। तो ये जो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, जी बेटा मैं आपको करवाऊंगा कवर, आप बेफिक्र। अब स्कूल, अब कोचिंग इंशाल्लाह खुलने वाले 15 से, अल्लाह ने चाहा। अभी डिसाइड नहीं किया हमने, आज रात में मीटिंग है हमारी, तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह कैसे करना है। और बेटा अपने कैमरे ऑफ कर लीजिए, वरना यहाँ से बेटा आपको मैक्स से ना वो एडमिन वाले हटा देंगे, फिर आप शिकायत नहीं करना। बहुत सारे बच्चे फिर मुझे फोन कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, मुझे निकाल दिया। अपने कैमरे ऑफ कर लें प्लीज, मतलब पढ़ लेना यार, फिर मेरे पास आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सुने, मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूं। दो लाइनें दी जाएंगी, कहा जाएगा उनके दरमियान का एंगल निकालो। मेरे बच्चों एंगल नहीं निकालना, डी से नहीं निकालना, हमने एक फॉर्मूले से निकालना है जिसका नाम क्या है, एंगल फॉर्मूला। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, एंगल फॉर्मूला। दूसरी बात आपको पता है लाइन 1 का स्लोप m1 होता है, लाइन 2 का स्लोप m2 होता है। जो बच्चे नए हैं उनको बता दें, स्लोप का मतलब ढाल या ढलान। जैसे अगर मैं लाइन को यू बनाऊं बेटा, ये अपवर्ड स्लोप है, देखिए ये ऊपर जा रहा है, अपवर्ड स्लोप, ऊपर की जानिब स्लोप है, ऊपर की जानिब ढाल या ढलान है। और अगर यूं कर दूं तो डाउनवर्ड स्लोप है, नीचे की तरफ स्लोप है। अगर ऊपर बैठे हैं तो स्लाइड होकर नीचे आ जाएंगे, तो डाउनवर्ड स्लोप है। और ये नो स्लोप है, ये स्लोप नहीं है कोई भी। एक्स एक्सिस की तरह जो होता है वो स्लोप नहीं होता। स्लोप तो जब होता है जब लाइन एंगल बनाए, ऊपर की तरफ बनाए तो ऊपर का एंगल स्लोप, नीचे की तरफ बनाया तो नीचे का स्लोप। तो जो बच्चे नए जैसे मारिज है, तो मारिज बेटा दो लाइनें हैं तो दो स्लोप होते हैं, हर लाइन का अपना ढाल या ढलान होती है, ठीक है। तो लाइन 1 का स्लोप m1, लाइन 2 का स्लोप m2। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एंगल फॉर्मूला मैंने अपने अंदाज से लिखा है, इसके अंदर m डब्बा और m डब्बा बना दिया है। तो बच्चा जानना चाहता है कि मारिज गौर सुनना कि ये डब्बे कैसे भरेंगे। तो मारिज आपके लिए खास तौर पे मेरे बच्चों कि ये डब्बे भरने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने गौर से एक बात सुननी है। वो बात ये है कि जब कोई बोलेगा ना फाइंड द एंगल, पूरे कोर्स में फाइंड द एंगल, फौरन ज़हन में एंगल फॉर्मूला आ गया, ओके। लेकिन एंगल फॉर्मूले के लिए आपको दोनों लाइनों के स्लोप पता होना चाहिए, m1 भी और m2 भी पता होगा तो एंगल मिलेगा। क्योंकि मैं मैट्रिक्स से पढ़ाता आ रहा हूं को, फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन। अगर थीटा 1 अननोन है तो फिर m1 m2 नोन होना चाहिए, कुछ दो कुछ लो, है ना बेटा। तो अब जरा बताओ, दो लाइनों के स्लोप m1 m2 देगा। अब आपने गौर से बात सुनी, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताई थी, मेरे बच्चों सब सुन लो कि जब वो बोलेगा ना फाइंड द एंगल, मेरे ज़हन में फौरन एंगल फॉर्मूला आ गया जी, गिव एंड टेक की दुनिया, बिल्कुल सही कहा आपने। अब सुने, वो कहेगा फाइंड द एंगल फ्रॉम, जुमले सुने, वजन दीजिए, फ्रॉम
द लाइन L1, जुमला फिर गौर करो, फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2। ये देखें L1 से L2 की जानिब, तो देखो एरो U बनेगा। ये देखें ये क्या कह रहा है, एंगल बना है L1 से L2 की जानिब। अगर वो कहता है फ्रॉम L1 टू L2 तो बेटा चोच U बनेगी। अब गौर से सुनो, हमारी जब भी सुनना, बताओ ये चोच कहां रुकी है, M2 पर। तो जहां चोच रुकती है उसे पहले लिखते हैं, और जहां से चोच गई है उसे बाद में लिखते हैं। ये डब्बा बनने का अंदाज बताया मैंने आपको। अच्छा, अगर इसको उल्टा कर देता, कहता फाइंड द एंगल, मेरे जहन में एंगल फॉर्मूला आया, मैंने बोला फ्रॉम विच लाइन टू विच लाइन। अगर वो कहता है फ्रॉम L2 टू L1, ये देखें भी चोच U बनती, ये देखिए चोच मिटा देता हूं, फ्रॉम L2 टू L1, इसका था L2 से L1, तो एरो U बनेगी। ये कह रहा है L2 से L1। अब बताओ बेटा चोच कहां रुकी है, M1 पे, तो आप पहले क्या लिखोगे, जहां चोच रुकती है उसे पहले लिखते हैं, यू विल राइट M1 हियर, पहले M1 लिखेंगे जहां चोच रुकी है, और यहां छोटा सा M2 लिख देंगे। बताओ ये डब्बे भरने का अंदाज समझ में आया? ये मैंने लास्ट टाइम बताया था और उस पर एक ही सवाल हमने किया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14, है ना बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 14, और हमने ये 14 क्वेश्चन इस पे किया था। अब कुछ सवाल जो आ रहे हैं, तीन चार सवाल वो इसी पर हैं बेटा। तो मेरे बच्चों, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर तीन चीजें हमें नजर आ रही हैं, एक M1 है, ये रहा M1, एक M2 है, ये रहा M2, और एक थीटा है, थीटा। तो तीन चीजें, थीटा है, M1 है, M2 है। अगर थीटा निकालना होगा तो वो M1 M2 देगा, अगर M1 निकालना होगा तो थीटा M2 देगा, और अगर M2 निकालना होगा तो थीटा M1 देगा। क्योंकि इस लाइन को पढ़ लीजिए, या फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन, फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन, फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन, है ना बेटा मेरा। ये मैंने लास्ट टाइम की बातें रिपीट कर दी है, कोई बच्चे जैसे मारे जाएं फर्स्ट डे और कोई बच्चे आए हो तो उम्मीद है वो इस बात को फॉलो अप कर लेंगे। इस बुनियाद पर हमने पहला क्वेश्चन 14 निपटा दिया था। आज हम 14 की तरह पहले क्वेश्चन नंबर 17 करना चाहते हैं, क्योंकि 14 और 17 एक जैसे हैं। तो अभी हमने 17 नहीं किया, आज हम 17 करेंगे। तो जिन बच्चों ने 14 किया था और 17 साथ साथ आपकी कॉपी पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया कि सेकेंड ईयर कोर्स बिखरा हुआ बहुत है, बहुत स्कैटर्ड है। लेकिन आप नहीं घबराना बेटा, मेरा एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है 31 साल एक्सपीरियंस, मैं आपको इसको समेट के दिखाऊंगा। पूरा कोर्स आपका रजिस्टर में जब आप देखेंगे इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, और सेकेंड ईयर का रजिस्टर अगर आपका मेंटेन हुआ तो आप कहेंगे वाकई सर ने इसको बिल्कुल अरेंज कर दिया था। तो आपको इंशाल्लाह एग्जाम की तैयारी में फर्क मुश्किल नहीं पड़ेगी। अब आइए तमाम बच्चों, मैं जानबूझकर एक्सरसाइज 2.4 मैंने अब तक 2.1 कराई, 2.1 के 3 ही सवाल इंपॉर्टेंट है खाली, 2.2 कराई, देखा जाए तो उसमें 8, 9, 10 सवाल आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 2.3 नहीं कराई, वो जाहिर सी बात है, हमने कहा था दिल चाहेगा तो कर लेंगे, कोई इतना वो नहीं है। 2.4 पर आया हूँ, और हमने 9 से स्टार्ट किया था, हमने 9 कर लिया क्वेश्चन, 10 कर लिया क्वेश्चन, 13 कर लिया, 11 कर लिया, 12 कर लिया, 13 कर लिया, 14 कर लिया। आज हम 14 की तरह 17 करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों फिर सुन लो, जब वो कहेगा फाइंड द एंगल, फौरन आपके जहन में ये एंगल फॉर्मूला घूम जाना चाहिए। और एंगल फॉर्मूले के लिए M1 M2 पता होना चाहिए। M1 का मतलब पहली लाइन का स्लोप, M2 का मतलब दूसरी लाइन का स्लोप, और फिर ये पता होना चाहिए फ्रॉम विच लाइन टू विच लाइन। ठीक है, ये देखिए इधर और कीजिएगा, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। ओहो, अच्छा भाई एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, तो बच्चे के जहन में क्या घुमा, एंगल फॉर्मूला घूम गया, ये वाला, ये देखिए आप ये वाला। अच्छा ठीक है, अब बच्चे ने कहा सर आगे चलते हैं। जैसे ही एंगल निकालने की बात आई तो बच्चे ने कहा सर ये देखें, ये मैंने क्या कहने, इसको देखें, मैंने क्या मतलब कहना, थीटा निकालना है तो M1 M2 पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप M। अच्छा डमी फिगर, डमी, from a line whose slope is M to the line whose slope is M minus 1 upon M plus 1। अब जरा जुमले सुनो बेटा, कहता है एंगल निकालो उस लाइन से जिसका स्लोप M है, to the line whose slope is M minus 1 upon M plus 1। बताइए समझ में आया? एंगल निकालो उस लाइन से जिसका स्लोप M है, उस लाइन तक जिसका स्लोप M-1 अपॉन M+1 है। अच्छा मैं अपने बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूं,
बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहते हैं? वकास आप क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहते हैं? मैं करा दूंगा, परेशान ना हो मेरा बच्चा, मैं करा दूंगा। पहले ही तो कर लो, बेकार सवाल है, मैं करा दूंगा। वो बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 भी करा दीजिएगा, मैंने करा दूंगा। 9 से ऑनवर्ड इंपॉर्टेंट है, इससे पहले बेकार है, लेकिन मैं करा दूंगा। सुने, पहले बताओ उसने पहला स्लोप क्या दिया है किताब में? m। तो ये m को मान लेना m1, पहले स्लोप का नाम m1, और किताब में आपके सवाल में ये दूसरा स्लोप नंबर 2 पे दिया है, तो ये m2। अगर आप देखें तो बेटा अपने क्वेश्चन में तो पहला स्लोप m दिया हुआ है, और मेरे बच्चों दूसरा स्लोप ये दिया हुआ है। तो जो पहले आए उसे m1 कहते हैं, जो अगला स्लोप आए उसे m2 कहते हैं। तो इसका नाम m1, इसका। अब कोई मेरा बच्चा बताए हमें एंगल निकालने के लिए एंगल फॉर्मूला जहन में आया, लेकिन दूसरी बात थीटा निकालने के लिए m1 m2 पता होना चाहिए। मेरे ख्याल में कुदरत हम पे मेहरबान हो गई और उसने m1 m2 में दे दिए। अगर कोई बच्चा याद करे तो 14 क्वेश्चन जो कराया था उसके अंदर m1 m2 पता नहीं थे। मैंने और आपने मेहनत करके पहले m1 m2 निकाला था, स्लोप आ जाने के बाद फिर हमने एंगल फॉर्मूला लगाकर एंगल निकाला था जो 45 डिग्रीज आया था। उम्मीद है आपको याद होगा मेरे बच्चों। अब देखें यहां हमने लिखा यूजिंग एंगल, बल्कि एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, रुक जाइए एक मिनट बेटा, इसको जरा और अच्छा कर लेते हैं ताकि थोड़ा वर्डिंग में भी आ जाए। हम लिखेंगे लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड, बेटा रिक्वायर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है बेटा, बिटवीन द लाइंस, उस लाइन के दरमियान, बिटवीन द लाइंस हुज गिवन स्लोप्स आर, जिसके दिए गए स्लोप्स ये और ये हैं आर, m1 इज इक्वल टू m, पहला वाला m है, एंड दूसरा वाला m-1 अपॉन m+1 है। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा 2.4 स्टार्ट हुए वे रिमशा, 9 क्वेश्चन हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। तो मेरे ख्याल 2 दिन तो हम क्रॉस कर चुके, 2 या 3 दिन। परेशान ना हो जिनका मिस हो गया बेटा, अब कुछ अलग कोचिंग खुलने वाले हैं इंशाल्लाह, फैसला हो गया, अल्लाह ने चाहा अच्छा हो तो मैं आपको अलग से बिठाकर ये एक चीज़ें पहले कवर कराऊंगा। ठीक है, जिन बच्चों की 2.1 मिस हो गया, हमने पहले चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, 2.1 मिस हो गई, 2.2 मिस हो गई, या 2.4 के ये 9 से 14 तक क्वेश्चन मिस हो गए हैं। जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं वो थोड़ा सा इंतजार कर लें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने चाहा लेना चाहा कोचिंग खुल जाएगा, तो मैं फिजिकली आपको क्लास में बैठ के टाइम बताऊंगा, जिस टाइम पे आप एक्स्ट्रा टाइम पाया करेंगे उसके अंदर मैं आपको पिछला कवर कराऊंगा और ये क्लास आप लेते रहेगा, तो पिछला कवर होता रहेगा, ये होता रहेगा। ठीक है जी बेटा। वैसे तो फैसला हो गया है 15 से, लेकिन मैं जरा आज रात में मीटिंग कर लूँ कोचिंग से, तमाम कोचिंग जितने भी हैं, तो फिर इंशाल्लाह जैसे होगा आई लेट यू नो। जिन जिन का मिस हुआ है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इंशाल्लाह कोचिंग खुलने दें, हम इंशाल्लाह 10, 15, 20 दिन के अंदर आपको ये भी कवर करा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यू वेलकम रिशा, यू वेलकम मारिज। आइए तो बेटा अफजाल से जो बच्चे नए आते हो घबराए थे कि सर पता नहीं क्या क्या मिस हो गया, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, मैं हूं, कर लेंगे इंशाल्लाह कवर। अब जरा बताओ बेटा, ये मैंने लिखा लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, हमने माना थीटा हमारा रिक्वायर्ड एंगल है बिटवीन द गिवन लाइंस, बिटवीन द लाइंस हुज गिवन स्लोप्स आर, पहला स्लोप m1, दूसरा स्लोप m2। अब हमने हेडिंग डाली फॉर थीटा, थीटा निकालने के लिए यूजिंग एंगल फॉर्मूला, एंगल निकालने के लिए एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू, बेटा कोई बच्चा मुझे बताए इसकी चोट कहां रुकी है? कहना है चोट तो सर m2 पे रुकी है, जहां चोट रुकती है उससे पहले लिखते हैं, जहां से आती है उसे बाद में लिखते हो, नीचे तो बेटा वो कांस्टेंट लिखा जाता है m1 m2, ये रहा एक ही बात है। अब मेरे बच्चों कोई बताएगा m2 क्या है? मेरे बच्चों ने कहा m2 तो सर ये है, आप फिगर से देख लीजिए बेटा, m2 तो ये है, और m1 क्या है? बच्चों ने बोला सर m1 तो m दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वही लिखूंगा, अपॉन 1 प्लस m1 इज m इंटू m-1 अपॉन m+1। अब देखते रहेगा मेरे बच्चों, आपने ये पढ़ा, ओहो बच्चे ने कहा सर ये देखें 2 टर्म्स आ रही हैं, बीच में माइनस आ रहा है या प्लस आए, हम लेते हैं एलसीएम। मेरे बच्चों एलसीएम के लिए नीचे देखो, बताओ इसके नीचे m+1, इसके नीचे 1, तो एलसीएम तो हो जाएगा m+1 का, है ना बेटा। अब इसके पास तो m+1 है, इसको तोहफा नहीं देंगे, आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद नीचे नहीं है, कहना बड़ा दुख हुआ, m से कहना तुम्हें अभी हम
m+1 का तोहफा देंगे। मैं तोहफा कहता हूं, दुनिया वाले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा वहां पे। अब जरा इधर पढ़े नीचे 1+, बेटा देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आपको होता है 1 है, किसी के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ऊपर वाला ऊपर ज़रब होगा, नीचे वाला नीचे। ये देखें ऊपर वाला ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाला 1 × m+1 इज m+1। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। ये देखिए ऊपर देखते रहेगा, अभी ऊपर लिखा हुआ है m-1। अब ये मल्टीप्लाई होगा बेटा, एहतियात से बताओ, सब मिलके बताओ। -m -m² और माइनस प्लस माइनस m1 अपॉन नीचे m+1। अब बताओ यहां एक टर्म ये आ रही, एक टर्म ये आ रही, बीच में प्लस आ रहा है, हम लेंगे एलसीएम। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे m+1 है, एलसीएम m+1 का। क्या इसके नीचे m+1 नहीं? बड़ा दुख हुआ, तोहफा देंगे। मैं तोहफा कहता हूं, दुनिया वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, m+1 1 m+1। और अब इसकी होंगी मुलाकातें। ये देखें m² और प्लस माइनस माइनस m1 बताओ मेरे बच्चों, ये प्लस m माइनस m कैंसिल, ये प्लस m माइनस m कैंसिल, ये m+1 m+1 कैंसिल, ऊपर बचा -1 -m², नीचे बचा 1 + m²। मेरे बच्चों ने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो 1 + m² बचा। कॉमन लेने का फायदा तो देखना, कॉमन लेने का फायदा तो देखना। अरे बच्चों ने कहा सर मजा आ गया, तो है ना मेरे बच्चों। -1 आ गया, tan थीटा। अब देखिए चल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू -1, है ना। बल्कि बेटा यहाँ से हटा देता हूँ, ये यहाँ लिख देना, क्योंकि या तो यहाँ लिख दो tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ो, ये मिटा देते हैं बेटा। थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ो, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। मेरे बच्चों ने कैलकुलेटर निकालकर -1 का शिफ्ट 10 दबाया तो -45 डिग्रीज आंसर आया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अच्छा सुन लो बेटा, ये तो आ गया -45। अब -45 के पीछे लॉजिक क्या है, आप यहां तक उतार लो, मैं आपको लॉजिक ड्राइव करके दिखाता हूं, ठीक है। अभी जहन में ना लेके आओ -45 क्या होगा, अभी इसको छोड़ दो, आंसर आ गया, ये एंगल आ गया। एंगल नेगेटिव क्यों आया, ये सारी बातें बताऊंगा। आप जरा इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको -45 को डायग्राम से समझा के दिखाऊंगा, आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी बात इंशाल्लाह। आप इसको उतार लें बेटा। इन 3 स्टार क्वेश्चन है बेटा सारी। मैंने आपसे बताया था जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज का 9 से 21 ये 3 स्टार है। इस एक्सरसाइज के 9 से 21 3 स्टार है। आप उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं अपने आंसर को एलोब्रेट करूंगा, मैं बताऊंगा मेरे आंसर में क्या बात है, माइनस क्यों है, ठीक है। उतार लीजिए, मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। अच्छा बेटा, ये आंसर तो आ गया आपका इस सवाल का 17 क्वेश्चन का -45। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पीछे आंसर कुछ और है, तो मैंने क्या कहा था, आंसर आने दीजिए, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा। अब देखें मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए। अब जरा गौर कीजिएगा बात पर, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये देखें, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन है, रेड लाइन को देखिएगा बेटा। अब मैंने कहा इस लाइन का एंगल निकालो, तो मेरे बच्चों जरा एक बात सुन लो गौर से, रेड लाइन एक लाइन है, रेड लाइन एक ही लाइन है, और जब एक लाइन हो और कहने वाला क्या एंगल निकालो, तो बच्चा कहेगा सर एक लाइन तो एंगल बनाती नहीं, एंगल बनाने के लिए 2 लाइनों का होना जरूरी है, 2 लाइनें होंगी तो एंगल बनेगा ना यार। देखें आप, 2 लाइनों के दरमियान एंगल बनता है, 2 लाइनों के दरमियान एंगल बनता है। तो मेरे बच्चों को ये पता है अच्छी तरह के 2 लाइनें होंगी तो एंगल बनेगा। जी बेटा, आज क्वेश्चन 17 ही कराया है, अभी 17 ही चल रहा है बेटा, 17 का आंसर को मैं डिफेंड कर रहा हूं। तो मैंने एक रेड लाइन बनाई है, सब बच्चों बताओ रेड लाइन आपको एक लग रही है या 2 है? मेरे बच्चों रेड लाइन एक है या 2 है? एक है, एक है, ओके। अब मुझे बताओ, मैंने कहा एंगल निकालो, बच्चे ने बोला सर क्या बात कर रहे हैं, एंगल निकालने के लिए बच्चे के जहन में आ रहा है कि 2 लाइनें होना चाहिए। देखिए मिसाल तौर पर ये रही और ये रही, 2 लाइनें बीच में एंगल बनाती है ना, 2 लाइनें एंगल बनाती है। लेकिन सर कामरान ने कितनी लाइनें बनाई है, रेड लाइन एक है, और सर कामरान कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताइएगा एंगल बनाइए। तो मेरे बच्चों एंगल बनाने के लिए 2 लाइनें होना चाहिए, लेकिन अगर लाइन एक हो जैसे आज है
और बजिद हो जाऊं मैं, एंगल निकालो, तो मेरे बच्चों फिर एंगल निकाला जाता है एक्स एक्सिस से। दूसरी लाइन एक्स एक्सिस ली जाती है, वाई एक्सिस नहीं, बेस लाइन ली जाती है एक्स एक्सिस। अब आप बताइए एक्स एक्सिस से अगर आप एंगल नापना चाहें तो दो अंदाज से नाप सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा सुनो, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापोगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव माना जाता है, और अगर एंगल क्लॉकवाइज नापोगे, क्लॉकवाइज, तो एंगल नेगेटिव माना जाता है। इस बात को हमने फर्स्ट में बताया था। बेटा सर मुकर्रम भी क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा, मेरी आईडी हटेगी तो आएंगे, ठीक है, आप परेशान ना हो। फिर बताओ बेटा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल लगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव माना जाता है, और अगर घड़ी की सिंध में एंगल नापे, घड़ी की सिंध में, तो एंगल नेगेटिव माना जाता है। बताओ ये बात क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज नापो, एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज नापो तो एंगल नेगेटिव। अब इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए इधर आओ। मैंने बोला एंगल निकालो, बच्चों ने बोला कैसे? मैंने कहा पहले निकालो क्लॉकवाइज। बताओ घड़ी यूं चलती है, देखिए ये देखिए, ये घड़ी यूं चलती है, देखिए आप, घड़ी यूं चलती है, देखिए इधर, ये घड़ी की सिंध में नापा है। अगर घड़ी की सिंध में नापेंगे तो बताओ एंगल क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। तो मेरे बच्चों घड़ी की सिंध में नापा तो नेगेटिव तो लिखेंगे। अब बताओ ये एंगल 90 का आधा है तो कितना होगा? 45, क्योंकि आपको होता है ये लाइन, ये देखें, और ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 90 का आधा 45 होगा, 90 का आधा 45 होगा मेरे बच्चों, इसलिए मैंने 45 बना दिया। लेकिन चूंकि क्लॉकवाइज नापा है तो -45, लाइन एक ही है। अब मैंने बोला नहीं, अब दोबारा एंगल निकालो। बच्चों ने अब कैसे? मैंने कहा अब क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अब आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे, देखिए आप। अब मेरे बच्चों बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज नापा तो पॉजिटिव होगा, है ना? पॉजिटिव लिखते नहीं, मैंने लिख दिया खाली। अब मुझे बताओ ये यहां से यहां तक 90 के बाद आधा, 90 का आधा 45, तो 90 + 45 कितना होगा? 90 + 45 135 होगा बेटा। बोलो सर, यहां से लेकर यहां तक 90 है, 90 के बाद ये 90 का आधा है, 90 का आधा 45, तो ये टोटल एंगल 135 हुआ। तो अगर कोई अक्लमंद है क्लास के अंदर तो बताए, लाइन एक ही है, रेड लाइन। एंगल को नापने के दो अंदाज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज नापो तो 135 आ रहा है, और क्लॉकवाइज नापो तो -45 आ रहा है, लेकिन लाइन एक ही है जिसका एंगल नापा गया है, डायरेक्शन चेंज है। तो मेरे बच्चों सुनो, जो कैलकुलेटर से आपने निकाला था, जो कैलकुलेटर से आपने निकाला था, वो नेगेटिव इसलिए आता है कि कैलकुलेटर शॉर्टेस्ट एंगल निकालता है, शॉर्टेस्ट। ये देखें 45 शॉर्टेस्ट है, करीब तर को निकाल लेता है। लेकिन अगर आप निकालना चाहें अगर लॉन्ग वे में, और आप एंगल को वैसे लेते ही एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल को लोगे तो 135 आएगा। तो आप 145 -145 कह दें, या ये देखें आप, या आप ऑन लिख कर क्या लिख दें? 135 डिग्री, तो बात एक ही है। तो वो बच्चे जो परेशान हो रहे थे, सुन लें, आप ये आंसर लिख दें, आंसर लिख दें, हम पढ़े लिखे लोग के लिए दोनों बातें एक ही हैं। तो इट इज 135 if taken anti-clockwise and it is -45 if taken clockwise. clockwise लोगे तो बेटा नेगेटिव आता है, और एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो पॉजिटिव आता है। मैं फिर कह दूं, ये ऐसी बात है कि सर कामरान का नाम उर्दू में लिखा गया है और फिर इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन अगर कोई पढ़ने लिखने वाला हो तो बोलेगा सर आप ही का नाम है, लिखने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। उम्मीद है वो बच्चे जो पहले परेशान हो रहे थे अब वो परेशान नहीं होंगे, उनको क्लियर हो गया होगा ये बात कि वो कहेंगे सर किताब कैलकुलेटर का -45, किताब का 135 एक ही है, लाइन एक ही है, एंगल को नापने की डायरेक्शन चेंज है, नाम मेरा ही है, लिखने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। उर्दू में लिख लो या इंग्लिश में, नाम तो मेरा ही होगा लेकिन अंदाज मुख्तलिफ होंगे। उम्मीद है वो बच्चा जो कहता कि सर आपने एंगल, वो किताब में पीछे गलत आंसर आ रहा है आपका गलत, तो उम्मीद हो समझ में आ गया। दोनों लिख सकते हैं बेटा, दोनों में से एक लिख सकते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के -45 दिखाया कैलकुलेटर से निकाल के, और फिर 135 दिखाया। अब किताब वाला भी आ गया, कुछ किताबों में -45 है, कुछ किताबों में 135 है। समझे इस बात को, किताबों ने भी बता दिया कि आप इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। उम्मीद है मेरी बात क्लियर हो गई होगी सर, ठीक है। तो इसका मतलब ये डन हो गया। आज के बाद कोई बोलेगा ना कि -45 क्या होता है, कहना 135 होता है, कह रहे कैसे होता है, कहना ऐसे होता है, ठीक है सर। कल इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। जो भी नहीं ये नहीं लिखना बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एक कोई लिख दें, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव होता है। आपने लिखना नहीं, उसको पता है, एग्जाम में पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। अब आप अपनी केमिस्ट्री क्लास ले लें इंशाल्लाह, अपने व्हाट्सएप को देखते रहेगा, अगर कोई हमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी
मुझे मुकर्रम साहब को तो हम जरूर आपको देंगे रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ कोचिंग इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।